हाय। इस एंगेजिंग कन्वर्सेशन में हम संतोष सर के साथ ब्रांडिंग के डीपर लेयर्स एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि नाम रखने के पीछे की सोच, मिडिल क्लास की नेगोशिएटिंग माइंडसेट एंड इमोशन वर्सेस जुगाड़ का टसल। बात करेंगे कैसे ब्रांडिंग सिर्फ कैंपेन्स नहीं बल्कि थॉट होती है जो लोगों के दिमाग और दिल दोनों में जगह बनाती है। From Amul memes to PM Modi as a brand, from Indianness to global relevances, हर पर्सपेक्टिव पर क्लैरिटी कैसे मिलेगी? अगर आपको लगता है ब्रांडिंग सिर्फ मार्केटिंग है, तो ये एपिसोड जरूर आपके लिए एक नई सोच बनेगी। So thank you so much for being here, sir. Pleasure. And giving us the absolute pleasure to have you giving your precious time to us. We are the member of 3 women teams. Divya ma'am as our content creator, and also she handles everything including us, and Swati, she handles our digital marketing and like editing and all, and I, Tabassum, I handle all podcast and all and posting too. Okay. Great. Nice to meet you all of you. So, sir, we are going to start our session with a small game that is just one word answer type, or just whatever comes in your mind, you can answer it at once, right? Oh. Okay, let's start. Your childhood snack. Dhokla. Most memorable jingle. Washing powder Nirma. Yeah, that's quite good. A brand that aged well. A brand that aged well. Yeah. I don't know. The first brand that comes to mind is Eno. Yeah. I don't know why. Okay, now one you think was overhyped. The Nano. Thank you, sir. Honestly, sir, आपका इंट्रो देना थोड़ा रिडक्टेंट लगेगा, बट इंट्रो की जरूरत अभी हमें है। जैसे हमारी छोटी सी 3 मेंबर्स की टीम है, एज यू नो, वी आर अनरैपिंग लेवल्स, जहां हम ब्रांडिंग के नाम पर सिर्फ नाम या जिंगल्स नहीं बल्कि कल्चर, पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी के बीच के रिश्तों की एक्सप्लोर करते हैं। बाकी सटायर्स एंड थॉट्स, वो सारी चीजों पे हम काम करते हैं। जी जी, हाँ जी। तो चलिए, अब हमारा छोटा सा सेशन था, अब उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड ऑल। जी जी जी। ओके, so sir, my first question to you is, do you have any brand which makes you feel like home? It's a very good question, actually. I like that question. I think in some ways Amul is a brand that makes me feel like home. उसमें एक तरह की एक कहानी है, एक अपनापन है जो आप और बचपन से आपका एक मेमोरीज हैं उसके साथ। और तो एक तरह से it has been a living presence in one's life for such a long time that I think Amul is one brand, and even the taste. अब जितनी भी बढ़िया हम बाहर जाके लें विदेश में, मगर अमूल चीज हम वो हमारा एक तरह से टेस्ट बैठ गया है जो, तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कोई और कुछ खाना और समझना कि ये वाकई बेहतर चीज है। लोग आपको कहेंगे कि ये बेहतर है, मगर आपका जो आप नहीं मानते, आपका मन नहीं मानता वो। तो आई थिंक दैट अमूल सर्टेनली कम्स टू माइंड। या ओके, सो आपके आसपास कुछ नामों के बारे में बताइए, जैसे मदर पैस लेडी है, या आपका वेंचर का नाम है, या आपके बेटी के नाम पे कुछ स्टार्टअप्स के नाम हैं। तो इन सब नामों में या इन सब नामों को रखने का प्रोसेस क्या रहा, बिहाइंड द नेम आपकी सोच क्या छुपी थी इसके बीच में? कि हर एक जैसे कॉन्टेक्स्ट में नाम बदल जाता है। तो अपने जब बच्चों का नाम रखते हो तो आप बहुत ही वो एक बड़ा ही क्लोज सा एक डिसीजन होता है, वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तरह उसका मीनिंग क्या है, उसके फोनेटिक्स क्या हैं, यानी साउंड कैसा है, लगता कहने में कैसा लगता है, और एक तरह से वो आपके जहन से किस तरह से वो मैच करता है। तो एक बड़ा ही इंटेंजिबल सा एक प्रोसेस होता है, जहाँ कहीं सही वो उसमें कोई लॉजिक से ज्यादा आपको लगता है ये सही लगता है, ये सही नहीं लगता, ये ठीक बैठ रहा है, ये नहीं बैठ रहा है, जुबान पे बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, उस तरह की चीजें होती हैं। जब आप जैसे किताब का नाम रखें तो उसमें आप जिस चीज की बात कर रहे हैं उसका एसेंस वो कैप्चर कर पाती है या नहीं, और एसेंस इंटरेस्टिंगली कर पाती है, थोड़ी क्वर्की हो,
जो लगे कि यार ये क्या है, यानी मदर पैसेडी का क्या मतलब हुआ। तो वो एक तरह राइट। से सवाल आपके दिमाग में आए कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, आपने कुछ अजीब सा कुछ नाम रखा है, मगर क्यूरियोसिटी बढ़े, मगर सिर्फ गिमिक ना, उसका मतलब होना चाहिए। उस तरह से जब मैंने नाम सोचा तो उस तरह से लगा कि नहीं, मतलब होना चाहिए उसका कोई, ये नहीं कि आपने कुछ गिमिकी का नाम रखा जिसकी वजह से लोग ने किताब उठा ली मगर फिर कोई कनेक्शन ना रहा। तो ये एक तरह से इंडियननेस का जो क्या है, एक अजीब सा एक हमारा है कि बड़ा ही पिक्यूलियर जो हमारा बिहेवियर होता है। तो इस तरह से जब क्लासिफाइड एड में जब शादी के लिए कोई कहता है मदर पायस लेडी, तो क्या कहते हैं, क्या मतलब है, क्यों कहते हैं, कुछ अजीब सी बात ऐसे पब्लिक डोमेन पे क्यों रखते हैं। तो खैर उस तरह से आप सोचते हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो या ब्रांड स्टार्ट करते हो तो वहां थोड़ा अलग आपका नजरिया है, आपका कॉन्टेक्स्ट अलग है। आप सोचे कि आप अगेन इंटेंशन क्या है आपका, आप क्या कोशिश कर रहे हैं, किस तरह का ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरह के लोगों से बात करना चाहते हैं। और वहां आप, इट्स वेरी पर्पसफुल कि आपको आप जो नाम रखें उससे लोगों के दिमाग में क्या इमेज, क्या एसोसिएशंस आने चाहिए। तो हर एक नाम के पीछे सोच होती है, मगर वो सोच अलग, संदर्भ अलग होता है, कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, तो सोच भी थोड़ी अलग होती है। जैसे आपने मिडिल क्लास को एक नेगोशिएटिंग क्लास कहा है, जी। ओके, तो यू अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट रियली वेल। तो क्या हम लोगों को इमोशन से ज्यादा कंप्रोमाइज का जुगाड़ ढूंढना पड़ता है किसी भी ब्रांड के नाम पे? नहीं, सिर्फ ब्रांड के नाम पे नहीं, हमारी जो 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 जिस जिस इंडिया में मैं पैदा हुआ और मैं बड़ा हुआ, वहां हमारे पास कभी सफिशिएंट नहीं था। हमारे पास हमेशा जितनी हमारी जरूरत थी उसे थोड़ा कम था। और जो मिडिल क्लास है वो लाइक आई हैव सेड दैट दे यू नो दे हैड एवरीथिंग दैट दे नीडेड बट नथिंग दैट दे वांटेड। क्योंकि जो बिल्कुल जरूरी थी चीजें थी वो मिल जाती थी मिडिल क्लास को, जो गरीबों को वो नहीं मिलती थी, मगर मिडिल क्लास को मिल जाती थी। अब खाने के लिए कभी आपको तो वो नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर जो आपकी चाहत थी, जो आप चाहते थे, डिजायर थी, वो कभी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी। वो वहां आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना था। इसलिए हमारा जो एक तरह का मिडिल क्लास ओरिएंटेशन कॉम्प्रोमाइज की तरफ ये है कि वो कॉम्प्रोमाइज इज नॉट बैड, इट्स नॉट अ बैड वर्ड। कॉम्प्रोमाइज इज व्हाट मेक्स एनीथिंग पॉसिबल। आप कॉम्प्रोमाइज की, मेरा आप अगर पूरा कहो कि मेरे को पूरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो तो कभी होने नहीं वाला था। तो आप जितने में आप सीखे कि आप कम में कैसे आपको खुशी मिले, आप 100% के पीछे ना भागे, मगर जहां अगर आपको 60% मिल गया और उसमें मोरलेस मिल गया तो एडजस्ट, वही तो जैसे हम ट्रेन में कहते थे कि हम एडजस्ट कर लेंगे ना, एक एक सबको एक एक सीट तो मिलने नहीं वाली, लोग बहुत ज्यादा है, तो एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको भी थोड़ा बैठने का मौका मिलेगा, मेरे को भी थोड़ा बैठ लूंगा। पूरी तरह से नहीं बैठ पाएंगे मगर थोड़ा बहुत तो बैठ लेंगे, थोड़ी कंफर्ट मिल जाएगी। मेरे ख्याल से ये एक जो हमारा जो कंडीशनिंग है एक तरह से, कि हमारे पास था ही नहीं उतना कि हम पूरी अपनी डिजायर, अपनी पूरी कामनाओं का हम उस तरह से सेटिस्फाई कर पाए। तो इस तरह से मेरे ख्याल से हमने इसलिए नेगोशिएट किया, हर एक चीज में नेगोशिएट करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जिंदगी के साथ हमें कुछ ना कुछ नेगोशिएशन के बिना आगे नहीं बढ़ने वाले। तो अब वो मेरे ख्याल से वो जमाना बदल गया है। अब उतनी नेगोशिएशन और उतनी कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं है, मगर वो एक अंदर की जो आदत है हमारी कि हम जुगाड़ से काम चला लेते हैं, तो हमें पूरी तरह अगर ना भी हो तो हम चला लेंगे, हमारा चलते। तो वो एक है, वो मेरे ख्याल से एक जमाने में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, अब थोड़ी थोड़ी वीकनेस भी है, यानी दोनों चीजें सही। यस सर, अभी भी हम लोग बहुत सारे जुगाड़ लगाते हैं बहुत सारे कामों में। जी जी जी। ओके, सो सर विल मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे जैसे तनिष्क के बारे में आपने काफी तनिष्क के लिए भी आपने काफी अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से कनेक्ट किया था, तो why did you think it was necessary and what's the benefit of this research? देखिए, अगर आप ब्रांड देखें तो ब्रांड के कई हिस्से होते हैं। ब्रांड के जो हम कहते हैं, जैसे हम हमारे वो काम में कहते हैं कि ब्रांड इज अ सिस्टम ऑफ मीनिंग। हम उसमें बिकॉज हम आप देखें, हर ह्यूमन बीइंग की जो तलाश होती है वो जिंदगी में कोई मायने हो, कोई मीनिंग हो, कोई पर्पस हो। और ब्रांड क्या करता है, वो आपको एक तरह से मीनिंग देता है जो प्रोडक्ट में सिर्फ ना हो। जैसे जो कोका कोला है, वो है तो पानी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, थोड़ी चीनी के साथ, मगर वो आपको जो ब्रांड है कोक, वो उससे बहुत ज्यादा कुछ है। तो वो जो सरप्लस, मीनिंग सरप्लस है, वो ब्रांड देता है। तो ये मीनिंग कहाँ से आता है?
तो हर एक कैटेगरी का मीनिंग अलग अलग जगह से आता है। तो जैसे तनिष्क के एग्जांपल आप लीजिए, तो मीनिंग ज्वेलरी का क्या जो मीनिंग है, गोल्ड में इंडिया का एक मीनिंग है, कल्चरल मीनिंग है, हिस्टोरिकल मीनिंग है, टाटा ग्रुप का एक मीनिंग है जो आपका है। और तो उस तरह से हर एक, अगर आप ब्रांड समझना चाहते हैं तो उसे हर एक नजरिए से देखना पड़ेगा। जहां भी वो मीनिंग का सोर्स है, जहां से भी वो मीनिंग अपना प्राप्त करता है, वहां हमें जाके देखना पड़ेगा। तो रिटेल किस तरह से अपने आप को पेश करता है, वहां मीनिंग है। किस तरह के डिजाइन हैं उसकी, वहां मीनिंग है। किस तरह के मोटिव्स यूज करता है, ट्रेडिशनल मोटिव्स यूज करता है, वो सब कल्चरल मेमोरी में जो साउथ में जो मोटिव्स यूज होते हैं बड़े अलग होते हैं, जो नॉर्थ में होते हैं वो अलग होते हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल से, क्योंकि ब्रांड इज एट द जंक्शन ऑफ ऑल दीज सोर्सेज ऑफ मीनिंग, तो हमें वो हर एक मीनिंग सोर्स को स्टडी करना पड़ता है। इसीलिए, और जहां जरूरत पड़े, जैसे ज्वेलरी इज एन एरिया जहां एक्सपर्टीज की जरूरत है। आपको अगर ज्वेलरी डिजाइन समझनी हो तो आप बिना एक्सपर्ट के आप नहीं समझ पाओगे। गोल्ड का जो, हमारे माइथोलॉजी में गोल्ड की क्या जगह है, हम किस तरह से, इतना हमारा गोल्ड से लगाव क्यों है, कहां से आता है। क्योंकि एक गोल्ड का जो इंडिया में लगाव है वो ये नहीं है कि सिर्फ अमीरों का है, सबका सबका लगाव है गोल्ड से। तो ये कहां से आता है, इसका इसकी क्या, इसकी जो ओरिजिन है वो कहां है, ये सब समझे बिना उस ब्रांड पे काम करना शायद सही ना हो। ये समझ के हमने हर एक तरह के, सिर्फ एक्सपर्ट से बात नहीं, कि हर एक तरह, हर एक नजरिए से हमने उस प्रॉब्लम को देखा, ताकि हम पूरी तरह से समझ पाए। So how much Indianness do we have in our brands? Are we still looking for Western validations? I think it's not a yes no answer, but I think over the years our need for Western validation has gone down. You know, and there was a time when that was very important. अभी जैसे आई हैव ग्रोन अप इन अ टाइम कि हर एक चीज, जब कोई भी रिलेटिव बाहर जाता था तो वहां से जो इंपोर्टेड चीज लाते थे, वो जो बैग खुलती थी तो एकदम वो पिटारा लगता था कि ये तो ट्रेजर का पिटारा है, कि उसमें से छोटी छोटी चीजें, नेल कटर, वो हर एक चीजें इतनी वैल्यूएबल रखती थी, क्योंकि हम एक तरह से, हमारे पास वो एक्सपोजर नहीं था उस चीज का। तो हर एक चीज में वेस्टर्न वैलिडेशन हमारे लिए बहुत अहम रखता है, बहुत मायने रखता था। मगर आई थिंक, एंड ब्रांड में भी यही था, जो इंटरनेशनल ब्रांड आए तो लोकल ब्रांड को लगता था अब हमारा कोई नहीं लेगा हमें, क्योंकि अब इंटरनेशनल ब्रांड आ गई। मगर धीरे धीरे ये बदल रहा है, ये बदल रहा है। ये जो हमारे एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, एक तरह से हमने बाहर के ब्रांड्स देख के, कुछ एरियाज में अभी भी बहुत स्ट्रांग है। मोबाइल फोन में तो बाहर का ब्रांड ही चलेगा, ड्यूरेबल्स आप देखेंगे वो बाहर का ब्रांड चलेगा। मगर कई जैसे अदर एरियाज हैं, वहां जरूरी नहीं है। फूड में अब जरूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल ब्रांड हो इसीलिए आप चले, आपके लोकल ब्रांड्स भी बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। पर्सनल प्रोडक्ट्स में भी लोकल ब्रांड चलने लगे हैं, पहले ये था सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड चलते थे। तो मेरे ख्याल से अब एक बदलाव आया है कि सिर्फ ये कहना कि मैं इंटरनेशनल हूं वो काफी नहीं, उससे अब आपको, और जो इंटरनेशनल ब्रांड है उसे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोकल कनेक्ट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वो जब तक वो इंडियन पेश ना आए तब तक यहाँ लोकल कनेक्शन नहीं होता। तो ये मेरे ख्याल से एक लर्निंग इंटरनेशनल ब्रांड्स की भी है, कि अगर, और कई ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो अब हम उसे इंडियन समझते हैं, जैसे यूनिलीवर के कई ब्रांड्स हैं, नेस्ले के कई ब्रांड्स हैं, अब इतने साल से यहाँ हैं कि अब वो इंटरनेशनल नहीं, हमें लोकल ही लगते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि लक्स इंटरनेशनल ब्रांड है, वो लगेगा नहीं, वो तो हमारा ब्रांड है ना, इतने सालों से हमारे फिल्म स्टार्स के वजह से ये बना है ब्रांड। तो हमें कई ऐसे ब्रांड्स अब हो गए हैं। किसान जो है, खैर किसान तो अब वैसे ओरिजिनली वैसे भी इंडियन ही माना जाता था, मगर बहुत ऐसे मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो अब लोकल बन गए हैं। टेस्ला का पहला इंडियन सेंटर भी तो जैसे कह सकते हैं कि वो इंडियन ब्रांड की तरह ही लगता है। So, sir, we have a common confusion कि बस कैंपेन बना दिया और लोग पहचानने लगे, लेकिन क्या यही असली ब्रांडिंग होती है, या फिर ऐसे इम्प्रेशंस क्रिएट करने पे वर्कआउट करना चाहिए जो लोगों के दिमाग में रह जाए, उनके इमोशंस और उनके नीड्स से कनेक्ट करे? ब्रांडिंग तो उससे कई ज्यादा, ब्रांडिंग कैंपेन तो एक बहुत ऊपरी, यानी एक एस्पेक्ट है ब्रांडिंग का। ब्रांडिंग फंडामेंटली ये है कि आप किसी की जिंदगी में क्या इम्पैक्ट लाते हैं और किस तरह से, किस कंसिस्टेंसी से वही इम्पैक्ट लाते हैं। मेरा जो इंग्लिश लैंग्वेज डेफिनेशन ऑफ ब्रांड इज, इट्स अ पैटर्न ऑफ एक्सपेक्टेशंस, कि यानी आप किसी से इंटरेक्ट करते करते आपको उस पर क्या लगता है कि भाई किस तरह का वो, आप जैसे हम आज लोगों से मिलते हैं तो हमें
जब पहली बार मिलते हैं तो हम उन्हें फिजिकल अपीयरेंस से जज करते हैं, किस तरह से बोलते हैं उससे जज करते हैं, धीरे धीरे जानने लगते हैं तो उनका स्वभाव जानने लगते हैं, और फिर उनके प्रति हमें एक इमोशनल कनेक्शन आ जाता है। हम वो हमें पसंद होते हैं या नहीं पसंद होते, जो भी है हमारा एक रिएक्शन आता है क्या, और हम उसे फिर बहुत एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी तरह का ब्रांड का है कि आप आपकी जिंदगी में पहले अगर कांटेक्ट हो तो पहले आप कैंपेन से जज करेंगे आप अपने बारे में क्या कह रहे हैं, मगर मैं फिर इस्तेमाल करूंगा, फिर मैं कहूंगा कि नहीं आपका कैंपेन आपने जो कहा वो तो सही है, मगर मैंने इस्तेमाल करके मेरे को कुछ और लगा। तो आपके फिर वो जो इमोशंस हैं और जो फीलिंग्स हैं वो उससे गाइडेड होंगी, फिर बाकी लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उससे गाइडेड होंगी। आपने आफ्टर सेल सर्विस अगर है तो वो किस तरह से किया उस पर गाइडेड होगी। तो आप बेसिकली ब्रांड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज सम टोटल ऑफ द इंटरेक्शंस दैट यू हैव विद इट, राइट। तो ये तो है नहीं कि सिर्फ आपके कैंपेन की वजह से होगा। तो आप ब्रांड के बारे में जब सोचें तो हर एक चीज अहम हो जाती है कि आप किस तरह से डिजाइन करते हैं अपना प्रोडक्ट, वो भी ब्रांड का हिस्सा है। आप किस तरह से पेश आते हैं, आपको कोई कंप्लेन करे तो आपका जवाब किस तरह से आता है, उससे भी ब्रांड आपका बनता है। तो हर एक चीज से ब्रांड बनता है। कैंपेन भी एक जरूरी चीज है, मगर ये भी हुआ है ना कि पहले के जमाने में कैंपेन और एडवर्टाइजिंग का एक महत्व था, क्योंकि कोई और तरीका नहीं था, कोई जरिया नहीं था कम्युनिकेशन। तो आते थे हम किसी के, एडवर्टाइजिंग चीज क्या है, एडवर्टाइजिंग इज एन इंटरप्शन ना आपके। आप अगर कुछ चीज में आपको दिलचस्पी है, आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तो उसकी कीमत क्या है कि आपको ऐड भी देखना पड़ेगा। आप मैगजीन का आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो उसकी कीमत क्या है कि आपको जो बगल में ऐड है वो भी देखना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजिंग ऑलवेज वॉज एन इंट्रूजन, इट वॉज ऑलवेज कि भाई आप अगर कुछ और करना चाहते हो हम घुस के बीच में अपने आप को आपको पेश करेंगे, देखिए हमारी तरफ देखिए। और वो चलता था क्योंकि और कोई चारा नहीं था। अब वो नहीं रहा, अब हम वही चीज देखते हैं जो हमें देखनी है। हमें कोई जबरदस्ती कोई ऐड दिखा नहीं सकता। तो अब पहले बड़ा आसान था ब्रांडिंग कि आप घुस गए किसी के घर में, आपने अपने आप को दिखा दिया तो उसको कोई वो लाचार थे। अब वो तभी देखेंगे जब उन्हें दिलचस्पी हो आप में। तो आप ब्रांडिंग का मतलब ये हो गया कि आप इंटरेस्टिंग बात कहिए तो मैं आपकी बात सुनूंगा, आप मेरे को बोर करेंगे, आप अपनी बात ही करते रहेंगे तो मेरे को में दिलचस्पी नहीं होगी। तो अब आप देख रहे हैं असलियत में जो ब्रांडिंग होता है कि अगर मेरे पास कुछ है कहने को जो आपके लिए कीमती है, मैं प्रोडक्ट जिस तरह से मैं प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूं उसमें आपको जेन्युइनली आपको कोई यूजफुलनेस है, तब जाके आपका आज ब्रांड बना। डेफिनेटली सर। तो आजकल जो हर चीज में रीब्रांडिंग हो रहा है सर जी, तो क्या कोई चीज है जो आपको लगता है कि कभी रीब्रांड नहीं होनी चाहिए? बहुत सी ऐसी चीजें जहां देखिए आप जब जो चीज चलती है जरूरी नहीं है रीब्रांड क्यों करेंगे जो चीज चल रही है। जैसे अगर आप देखें जो हमारी ओल्ड ब्रांड्स हैं जो हमारे लिए, जैसे मैंने अमूल का नाम लिया, अमूल क्यों रीब्रांड करें अपने आप, सही बात है ना, क्योंकि अमूल हमारे लिए जो जिस तरह से पेश आना चाहिए अमूल को, जिस तरह से उसका मतलब होना चाहिए हमारे जिंदगी में वो है। तो इनफैक्ट ब्रांड का जो सबसे अगर आप देखें उनका एम्बिशन हर एक ब्रांड का ये होगा कि हमें रीब्रांड करने की कभी जरूरत ना पड़े, कि हम जो पहले से थे वही लोगों को पसंद आए, और हम उसे इवॉल्व करते रहेंगे जरूर। आज का अमूल 30 साल पहले वाला अमूल नहीं है, मगर उसमें जो सोल है उसका, जो उसकी जो एक्चुअल सच्चाई है उसकी, वो वही है। तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपको ऐसी सच्चाई मिल जाए ब्रांड में और आप वहां उसे एक बार पहुंचे वहां, तो आपको फिर बदलने की जरूरत नहीं। आप उसे इवॉल्व करने की जरूरत हमेशा रहेगी, मगर बदलने की जरूरत नहीं है, रीब्रांड करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो हमारी जिंदगी में पहले से हैं। अब जैसे टाटा नमक है, उसे कोई रीब्रांड करने की जरूरत नहीं है, वो अगेन इवॉल्व करेगी मगर जरूरत नहीं है। तो ऐसे हमारे ब्रूक बॉन्ड रेड लेबल है, उसे भी इवॉल्व करने की जरूरत है, मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, मगर ये जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को बिल्कुल नए जरिए से, नए सिरे से वो अपने आप को पेश करे हमारे तक। तो आपने काफी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने स्पेसिफाई किया है अबाउट हाउ पीएम मोदी इज अ ब्रांड। तो विल यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट इट? और क्या आपको किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर या पब्लिक फिगर का एग्जांपल याद आता है जिन्होंने अपनी पर्सनालिटी को ब्रांड की तरह शेप किया हो? हाँ, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, मगर पीएम मोदी ब्रांड है, क्योंकि ब्रांड क्या है कि मैंने जैसे कहा ना, पैटर्न ऑफ एक्सपेक्टेशन, उसमें लोगों की नजर में वो एक he represents something, he represents strength, he represents clarity. That doesn't mean everybody likes him, it just means that everybody will agree that there is a कि वो जो पीएम मोदी हैं वो
उनका एक मस्कुलर इमेज है, वो अपने आप को 56 इंच की छाती कहते हैं। वो जिस तरह से पेश आते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से ट्रीट करते हैं, जिस तरह से हर बहुत सारी चीजें हैं जो ये इमेज उनका क्रिएट करती है। उनके जो सपोर्टर्स और चाहक है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि देखिए पहले हमें एक लीडर मिला है जो जो हमें देश को आगे ले जा रहा है, जो बड़ा क्लियर है अपने दिमाग में, जो अब जैसे पाकिस्तान के सामने उसे पता है कैसे कि पेश आना, उसे पता है, तो वो उस तरह से, जो उसे नापसंद करते हो कहते हैं वो ऑथोरिटेरियन है, और वो बहुत ही ज्यादा अपने आप डिक्टेटोरियल टाइप हैं थोड़े, उस तरह का। तो ये मगर ब्रांड क्लियर है, लोगों को ये किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आप उसे पसंद करो ना पसंद करो अलग बात है, मगर और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तभी तो वो इलेक्ट होते हैं, तभी वो देश के अभी इलेक्टेड लीडर है। तो मेरे ख्याल से उनका वही है, जो क्लैरिटी हो आपको, और आपको लगे कि नहीं मेरे को पता है ये, और मेरे को एक्सपेक्टेशन हो उनसे कि भाई मोदी जी से हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि इस तरह से बिहेव करें, और हमें लगे कि नहीं हम समझते हैं वो किस तरह से बोलेंगे, किस तरह से कहेंगे, किस तरह से पेश आएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो किस तरह से क्राइसिस को हैंडल करेंगे। वो जो कॉन्फिडेंस है लोगों में, वो ब्रांड की वजह से है। और ये आप देखेंगे सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे पब्लिक लीडर्स हैं जो जो ब्रांडेड हैं, और जो अपने आप को कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो अपने आप वो ब्रांडेड हैं। तो आप जैसे इंडिया में अगर आप देखें तो बहुत सारे जो नए लीडर्स हैं, जो स्टार्टअप के लीडर्स हैं, वो अपने आप को बड़े कॉन्शियसली क्राफ्ट करते हैं। जोमेटो के लीडर है दीपेंद्र गोयल, अगर आप देखें तो उनका एक तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, पेश आते हैं, वो ब्रांडेड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुणाल शाह हैं, वो अपने आप को एक तरह से पेश करते हैं। तो वो विजय शेखर शर्मा है, वो अपने आप को एक बहुत ही पर्टिकुलर वे से प्रेजेंट करते हैं। तो उनका, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सब ब्रांड का, ये जरूरी नहीं होता कि वो अपने आप को डिलिबरेटली क्राफ्ट कर रहे हैं या ये करके सोच सोच के कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मगर अगर आपकी पर्सनैलिटी एक तरह की हो और आप वो कम्युनिकेट उसी तरह से करें और आप में कंसिस्टेंसी दिखे, तो अपने आप ब्रांड बन जाता है। मगर आज के जमाने में ब्रांड कई लोग कॉन्शियसली भी करते हैं। पर्सनल ब्रांड किस तरह से बिल्ड करना, ये एक चीज बहुत सारे लोग उसमें ये समझ के स्ट्रेटेजाइज करके या अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं। तो आज के जो डिजिटल भारत में ये जो हाइपर सेगमेंटेशंस हो रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि पैन इंडिया या ग्लोबल ब्रांडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्सलेट हो रहा है? अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से ये एक तरफ ये बात बिल्कुल सही है कि जो लेगेसी ब्रांड्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा बेसिस हैं, और वो बेस बना इसलिए क्योंकि मीडिया एग्रीगेट थी। अब टीवी हर जगह पहुंचता था, तो आपने 4 अखबार ले लिए तो आपने बहुत पॉपुलेशन आपने कवर कर लिया। सो मास मीडिया बिल्ड्स मास ब्रांड्स, व्हेन मीडिया फ्रैगमेंट्स द ब्रांड फ्रैगमेंट। तो एक तरह से तो ये सच्चाई है कि जैसे मीडिया सबका अपना पर्सनल, जैसे आपने हाइपर सेगमेंटेशन का, जब अब सब बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में हम बट गए हैं, सबके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गए हैं, सबको एक्सेस अलग अलग तरीके से मिल गया है। यूट्यूब में सबका आप देखेंगे, अगर सर्च हिस्ट्री सबकी अलग होगी, किसी भी के फोन में जाके आप देखोगे उन्होंने क्या क्या देखा, तो सबका अलग होगा। कुछ कॉमनैलिटीज दिखेंगी मगर बहुत ही कम। तो उस तरह से अगर आप देखें तो ब्रांड का फ्रेगमेंटेशन होना तो है। मगर कुछ ऐसी भी ब्रांड्स हैं जो अब वही है, अगर आप एक कल्चरल कॉर्ड स्ट्राइक करो, जो आपका जैसे ब्रांड नहीं है मगर आप फिनोमेनन देखो, वो लबूबू जो आपका टॉय आया है और वो हर जगह फैल गया है, तो ऐसे भी होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि जहां आपका एक तरह से मास मीडिया नहीं है मगर मास कनेक्शन है, और वो जो वायरलिटी है वो एक तरह का मास फिनोमेनन है कि मैंने आपको भेजा, आपने उसको भेजा, आपने उसको भेजा, और थर 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 करके सडनली आपने देखा सबके पास पहुंच गया। टॉप डाउन नहीं है, ये बॉटम अप है। तो वायरलिटी, जो पुराने जमाने के ब्रांड जो थे वो टॉप डाउन एग्रीगेशन करते थे, आज के जमाने के लोग वायरलिटी है तो वो बॉटम अप एग्रीगेशन करते हैं। तो वायरलिटी का ये है कि वो बाय डेफिनेशन शॉर्ट टर्म होता है। तो चैलेंज ये नहीं है कि आपका ग्लोबल इंपैक्ट नहीं हो सकता, चैलेंज ये आप उसे सस्टेन कैसे करेंगे। तो ब्रांड का यही, फिर भी ऐसे ब्रांड्स हैं जो इफ यू गेट टू अ बेडरॉक, इफ यू गेट टू अ कोर मोटिवेशन दैट इज टुडेज मोटिवेशन, तो इट इज पॉसिबल कि
आप बड़ा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बिल्ड कर सकते, मगर मुश्किल हो गया है। पहले आसान था, अब मुश्किल हो गया। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्रांड वॉर्स, जैसे बर्गर किंग वर्सेस एमसीडी, या जोमेटो एंड स्विगी का चलता है, या द ऑटोमोबाइल कंपनीज? सो हाउ आर दे हेल्पिंग इन गेनिंग कंज्यूमर्स या ऑडियंस? नॉट वेरी मच एक्चुअली। वो अपने आप को खुश करने वाली बात है इन मोस्ट केसेस। कंज्यूमर को इतना इंटरेस्ट नहीं है, कंज्यूमर को क्या फर्क पड़ता है बियॉन्ड अ पॉइंट। अगर वो एंटरटेनिंग हो तो कंज्यूमर इंटरेस्टेड है, अगर आपने ढंग से किया, आपने स्टाइल से किया, आपने, इफ दैट्स अ वे टू क्रिएट ह्यूमर, टू क्रिएट गुड कंटेंट, तो कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड। आपने बहुत सीरियसली ले लिया उसे, तो कंज्यूमर को इतना सीरियस नहीं ना। आपकी जिंदगी अपने कंपनी अपने ब्रांड से लगी है, उस कंज्यूमर को तो कोई लेना देना नहीं है। आप जोमेटो और स्विगी मेरी जिंदगी में दिन में मेरे 5 मिनट से ज्यादा नहीं ऑक्यूपाई करते। तो अब आप लोग लड़ाई करते हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? या तो मजा आ रहा है उस लड़ाई में तो अलग बात है। आप लोग कर रहे हो एक दिलचस्प तरीके से कर रहे हो, तो आप एंटरटेन, वो देन इट्स कंटेंट, इट्स नॉट अ फाइट एक्चुअली, इट्स कंटेंट, इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज टू क्रिएट कंटेंट। बट इट्स अ रियल बैटल कि मैं इस तरह से अच्छा हूं, मैं उधर, क्या फर्क पड़ता है मेरे को आपकी जिंदगी में? We can say it's a type of advertising too. It is, if it is advertising, and if it is, that's what I'm saying, if it is content, if it is there to create interesting content, yes. See, there was a time Pepsi or Coke war which was very witty, very funny, very interesting, तो तब हमें इंटरेस्ट था। मगर कोई कहेगा मेरे में 17% ये और मेरे में 12% ये, तो किसे इंटरेस्ट है उसमें? Nobody is interested in your details. If you do it entertainingly, yes. Otherwise, it's of no consequence. It is a private battle being fought between two companies who think they are very important, but they are not. तो हर प्रोडक्ट, सर्विस, इनफैक्ट हर आइडिया में कुछ न कुछ कमी होगी। तो क्या आप मानते हैं कि इट्स क्रूशियल टू जस्ट होल्ड ऑन टू यूएसपी, या और वही बार बार कम्युनिकेशन करते रहना? हाँ, यानी मैं ये कहूंगा मैं कि आपके जो स्ट्रेंथ है, आप जो आप रिप्रेजेंट करते हो, कि जैसे अगर आपका कॉलिंग कार्ड क्या है, आप अपने आप को क्या समझते हो कि आप वैल्यू किस एरिया में सबसे ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, उसे आपको एम्फसाइज करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जो कहो वही चीज बार बार वही चीज कहो उसी तरह से, क्योंकि वो आज के जमाने में लोग बोर हो जाएंगे। अगर आप वही चीज रटे, आप वही आपका वो वही चीज आप लगे हुए हो, तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप वही चीज उसी तरह से कहो, मगर ये जरूरी है कि आप जो रिप्रेजेंट करते हो, आपका जो आइडिया है, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, उससे आप जुड़े रहो, उसमें ही सच्चाई ढूंढो। आप आज कुछ बनोगे, कल कुछ बनोगे, तो ब्रांड नहीं बन पाओगे। तो उस तरह से आपको एक कंसिस्टेंसी जरूरी है, मगर कंसिस्टेंसी इज नॉट द सेम थिंग एज सेइंग द सेम थिंग एवरी टाइम इन द सेम वे। आज के जो कंज्यूमर्स हैं वो तो फास्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, तो how to stay relevant to this? That's a challenge today. How do you stay, is because that's what that is the challenge of brand building today, is the fact that you have to, पहले तो ये होता था कि आप साल में एक ऐड बना देते थे, उसे आपने 4-6 हफ्ते चलाया, फिर ब्रेक लिया, फिर 4-6 हफ्ते चलाया, फिर अगले साल आपने दूसरा ऐड बनाया। साल में एक बार ऐड बनता था, उसे महीने महीने लगते थे वो ऐड बनाने। अब हर रोज आज का इन्फ्लुएंस हर दिन में 3 ऐड बनाता है और 3 रील्स बनाता है, तो बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल मामला ही अलग हो गया कंटेंट का। तो नाउ द चैलेंज इज हाउ डू यू क्रिएट वेरी फ्रीक्वेंट कंटेंट बट विद द सेम ब्रांड वॉइस, सेम ब्रांड लैंग्वेज। आप वही ब्रांड हो, आपका उसी तरह से आप बोलना चाहते हो, मगर फिर भी आप, और दूसरा ये चैलेंज है कि सिर्फ आप, यू डोंट हैव कंट्रोल। आपने इन्फ्लुएंसर को कहा कि आप रील बनाओ, वो इन्फ्लुएंसर अपनी तरह से बनाएगी, वो आपकी तरह से नहीं बनाएगी रील। तो हाउ डू यू हैव, अनलेस यू हैव क्लैरिटी अबाउट योर ब्रांड, unless you really know what your brand stands, तो हो सकता है कि हर एक मैसेज अलग हो, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं इतने सारे सोर्सेज से। सो हाउ डू यू कीप ब्रांड कोहेरेंस? आई थिंक दैट इज द चैलेंज टुडे। कि जो आपने पूछा भी कि आप अब इतने फास्ट स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप कैसे एक इंटरेस्ट रिटेन कैसे करो, और दूसरा ब्रांड कंसिस्टेंसी कैसे रखो, दोनों चीजों का चैलेंज है। क्योंकि आप जब तक आप, सो अनलेस यू आर इंटरेस्टिंग, अनलेस आपके पास ये, आप अपना ही नहीं, आप you are not only looking at it from your perspective, but looking at it from the consumer's, not even the consumer, the scroller's perspective, कि इनको क्या पसंद है और उन्हें किस तरह से इनकी जिंदगी में मैं अपनी जगह बनाए रखूं।
वो जब तक आप उस नजरिए से ना देखो तब तक मुश्किल हो जाएगी। जैकेट विद जसरवी जो पॉडकास्ट में आपने लेंसकार्ट और सफोला का एग्जाम्पल दिया था, जहां प्रोडक्ट से ज्यादा एक थॉट बेचा गया था, तो क्या ये लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग के लिए जरूरी है? मेरे ख्याल से ये एक्चुअली ब्रांड तो थॉट ही है ना, ब्रांड तो प्रोडक्ट है नहीं। तो अगर आप ब्रांड की बात करो तो थॉट ही इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द थॉट। हमारा नॉर्मल जो मेंटल मॉडल है इस चीज का है कि भाई प्रोडक्ट सबसे पहले होता है, उसके ऊपर हम एक थॉट सोचते हैं। और वैसे बहुत सारे बिजनेस ऐसे ही बिल्ड हुए हैं कि पहले प्रोडक्ट आया उसके बाद थॉट आया। मगर अगर आप ब्रांड देखें तो ब्रांड में तो पहले थॉट आता है। और अगर आपके पास वो पॉसिबिलिटी, जैसे लेंसकार्ट में वो पॉसिबिलिटी थी क्योंकि नया ब्रांड था, पहले थॉट आया, फिर प्रोडक्ट आया जो उसे आप इलस्ट्रेट करे कि भाई ये थॉट है तो इसका ये प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ब्रांड इज ऑलवेज अ थॉट, ब्रांड इज नेवर अ प्रोडक्ट। तो ब्रांडिंग इज ओनली अबाउट थिंकिंग। समटाइम्स द थॉट कम्स आफ्टर द प्रोडक्ट, क्योंकि वो पहले प्रोडक्ट बनाया तब सोचा नहीं आपने। देन यू ट्राई एंड फिट इन अ थॉट टू द प्रोडक्ट कि भाई अगर ये किस तरह ये जो प्रोडक्ट है वो क्या थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप उस तरह से सोचोगे। और जब आपको मौका मिले तो पहले आप थॉट करोगे और फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट बनाओगे। तो ये दोनों तरह से चल सकता है। सर, वन क्वेश्चन कि क्या हमें हर नए ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल। इनफैक्ट ट्रेंड शब्द से मेरे को लगता है कि ट्रेंड इज अ ओवर यूज वर्ड। ट्रेंड तो आते हैं और जाते हैं। कंटेंट क्रिएशन में ट्रेंड का हमें जरूरी है। ब्रांड में ट्रेंड पे को राइड करना मेरे ख्याल से डेंजरस हो सकता है। आपने देखना है अंडरलाइंग मोटिवेशन क्या है, जो चेंज लिटिल डीपर देन अ ट्रेंड। A trend can come and go. Trend is something which is on the surface. But what is the deeper wave? उसके पीछे क्या है? ऐसा क्यों आज लोग पसंद करते हैं? वो अगर आप समझ जाएं, क्योंकि तो देन आप क्या होगा कि आज बेशक आप एक ट्रेंड को इस्तेमाल करें, वो चला गया, तो अगला ट्रेंड भी उसे भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि आप ट्रेंड से जुड़े हुए नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड से डीपर है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल जरूरी नहीं है एक तो कि हर एक ट्रेंड को आप राइड करो, हर एक ट्रेंड का इस्तेमाल करो। और दूसरा, मेरे ख्याल से जब ट्रेंड हो भी तो आप ये सवाल पूछो कि ये ट्रेंड हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या है, और वो अगर आप समझ लो और उसे आप पकड़ो तो यू विल हैव अ मच मोर सस्टेनेबल आइडिया। आपके जो TOI कॉलम है, सिटी सिटी बैंग बैंग, इसमें एक कंसिस्टेंट थीम है, छोटी बातों से बड़े पर्सपेक्टिव्स निकालने का, या ब्रांडिंग को समझाने के लिए भी वही इनोसेंट क्यूरियोसिटी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से एक तरह से देखें तो हम अगेन वो आता है वही मानने से कि मीनिंग जो हमारी जिंदगी में हर एक सोर्स से, और हम जिसे छोटा कहते हैं और बड़ा कहते हैं वो हमारे इट इज अ क्वेश्चन ऑफ आवर पर्सपेक्टिव। कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, हर एक छोटी चीज is rooted in something big, और if you look at it from another perspective, every big thing is actually small. तो ये जो छोटा बड़े का scale difference is in our minds, right? So the most important thing is कि meaning in our lives is very often constructed. ये meaning हम समझते हैं कि ये natural है, कि मगर actually meaning हम खुद create करते हैं। नेचुरल मीनिंग जैसी चीजें बहुत कम होती हैं। ब्रांड भी हम मीनिंग क्रिएट करते हैं। ब्रांड इज ऑल्सो समथिंग, हम कहते हैं भाई कोक का मतलब ये, हम ये क्रिएट करते हैं। तो दोनों का ये रिलेशनशिप है कि भाई हाउ इज मीनिंग क्रिएटेड इन आवर वर्ल्ड। व्हाई डू वी थिंक कि इंडिया में कल्चरली लड़कियों के लंबे बाल वर्सेस छोटे बाल, उसमें हम मीनिंग देखते हैं। हम जूते पहने, ब्लैक लेदर जूते पहने मेल या ना पहने, उसमें मीनिंग देखते हैं। लड़की स्टिलेटो हील्स पहने या प्लेटफॉर्म हील्स पहने, उसमें हम देखते हैं, मीनिंग देखते हैं। जबकि है नहीं कोई मीनिंग उसमें, वो मीनिंग हम देखते हैं। आप किसी से हैंडशेक करो तो आपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैंडशेक किया या बिल्कुल वीक हैंडशेक किया, उसमें हम मीनिंग देखते हैं। हर एक चीज में हम मीनिंग देखते हैं। तो और वो मीनिंग जो देखते हैं वो बड़ा मीनिंग होता है, छोटा मीनिंग नहीं होता। It comes from a big place. It comes from a very ब्रांड में भी हम यही करते हैं, हम मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो एक्चुअली वो रिलेटेड चीजें हैं, जबकि वो उस कॉलम में
जिंदगी के हमारा जो जिंदगी में हम जो हर रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिस तरह से छोटी छोटी चीजों क्यों है वो छोटी छोटी चीजें, उसका क्या एक्चुअली उसमें अगर हम देखें तो क्या वो हमें कहती हैं, वो एक कोशिश है वहां, और अलग तरीके से वही कोशिश है जब आप ब्रांड क्रिएट करते हैं. So we are moving to our next section, that is a sharp question with short answers, like 1 mark questions. Okay. Okay. तो एक ब्रांडिंग मिथ है जो आपको लगता है कि सबको छोड़ देना चाहिए. तो ब्रांडिंग मिथ जो सबने को छोड़ जानी चाहिए इज दैट रेपिटेशन इज गुड. अंडररेटेड स्ट्रेटेजी जो अभी भी कमाल काम करता है. कड़वा सच अपने आप के बारे में बोलना. कोई रिसेंट रीब्रांडिंग जो मिस कर गए हैं और आपको कुछ ऐसा कुछ लगा हो. एयर इंडिया. अगर आप एक नई कंपनी शुरू करते हैं तो पहला ब्रांडिंग स्टेप क्या होगा आपका. अपने आप से पूछना कि मैं क्यों कर रहा हूँ. तो सर, अगर आपकी लाइफ एक ब्रांड होती तो उसके टैगलाइंस क्या होते हैं. ट्राइंग. व्हाई. कोशिश कर रहे हैं. Okay. Just like you, if you had to name 2 people who would break down on this topic for us and the viewers, who would they be? A similar topic? Yeah. If you have to speak to 2 other people. Yeah. About branding and whatever we have discussed right now. You could speak to Alpna Parida. She used to run a design company and now is an entrepreneur. She would have an interesting view on this. You could speak to Ambi Parmeshwaran. You know, he's also a writer and a brand consultant. So, sir, we are moving towards our end of this session. So, before we end, sir, this conversation was like recording sessions. So, thank you for being so generous with your insights. Do you have any suggestions for us? No, I think you're doing a very good job. I think, I like the questions that you asked. They are interesting questions. And I think it's important to continue to have a freshness of perspective. And because that's what makes it interesting for the, guest also. Yeah. When you ask questions that are not expected. Otherwise, it's an old script. So I think that's a very good part. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. So are we done? Yeah, yes, sir. Thank you so much. I enjoyed. Thank you so much. Okay, bye. We too, sir. Thank you so much. Okay, bye. अगर आपको लगता है ब्रांडिंग सिर्फ एड बनाना नहीं, एक सोच बनाना है, तो इस एपिसोड को जरूर अपने मार्केटिंग और क्रिएटर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. तब तक कीप अनरैपिंग, कीप क्वेश्चनिंग.